हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसके क्वेश्चंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसे हालांकि मैं आप लोगों को बता के भी गई थी, ठीक है, कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि संक्रमण धातु संकुल निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं क्यों। मैंने बताया था इसका आंसर कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं ना वो संकुल निर्माण के लिए, बहुत ज़्यादा संकुल निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। बहुत सारे संकुल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, संकुलों का निर्माण कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो संक्रमण धातुएँ होती हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाती हैं, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाती हैं। ठीक है, और अगर कोई भी जो एलिमेंट होगा, कोई भी तत्व है वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, इसका मतलब वो एक से अधिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी करेगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो MnO इज़ बेसिक, MnO2 इज़ एम्फोटेरिक एंड MnO3 इज़ एसिडिक वाई। ये हमारा जब मैंने ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ाई थी आप लोगों को तो उसके बारे में वहाँ पर मैंने पढ़ाया था। देखो आपको एक्सप्लेन भी करवाया था। देखो ये रहा कि संक्रमण तत्वों के यौगिकों में आयनिक गुण अधिक होते हैं। कब? जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन होते हैं? लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, कि जैसे क्रोमियम के बाद, मैग्नीज के बाद हम कहाँ तक चले? कॉपर तक चले। ठीक है, तो मैग्नीज से जब हम कॉपर तक चले इसका मतलब इनकी जो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में संक्रमण तत्वों के यौगिकों में आयनिक गुण बहुत अधिक होते हैं तथा बंध का आयनिक गुण ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने के साथ साथ घटता है। कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ेगा उसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, आयनिक गुणों में इस प्रकार कमी आने के कारण आयनिक गुण जैसे जैसे घटेंगे ऑक्साइडों के बेसिक गुण भी कम होने लगते हैं। कि जैसे जैसे आयनिक गुणों में कि जो आयनिक करैक्टर होता है वो आपके बेसिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये दोनों इस दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन कि जिस प्रकार MnO, जहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +2 है। देखो कि यहाँ पर MnO है। ठीक है, MnO कब होगा? जब Mn किस में होगा? +2 में। ऑक्सीजन भी किस में होगा? -2 में। तो यहाँ पर जब हम अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ तो मैंने x मान लिया। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है? -2 बराबर में 0, तो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2। तो Mn की +2 है। दूसरा हमारे पास क्या कंपाउंड है? MnO2। MnO2 में निकालो और तीसरा निकालो MnO3 में। तो ऐसे ही जब इसकी निकालोगे तो x एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे कितना होगा? -4 इज़ इक्वल टू 0। तो x की कितनी आ गई? +4। यहाँ ऑक्सीजन की मैग्नीज की आई है +2, यहाँ मैग्नीज की आई है +4। यहाँ इसके हिसाब से कितनी आएगी? x एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 पे कितना होगा? -6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की, मैग्नीज की कितनी आ गई? +6। ठीक है, अब इसके ऊपर फंडा लगाओगे कि जो आयनिक करैक्टर होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इसका मतलब इसका जो यहाँ इधर से इधर जाए हैं MnO, MnO2, MnO3 में, तो +2, +4 और +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो रही है? बढ़ रही है। ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ रही है इसका मतलब यहाँ पर जो आयनिक करैक्टर होगा वो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आयनिक करैक्टर अगर घटेगा तो इसका मतलब जो बेसिक करैक्टर होगा वो भी क्या होगा? घटेगा। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक करैक्टर होता है वो बेसिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब मैं देखूँ तो यहाँ पर जो MnO होगा वो सबसे मोस्ट बेसिक है। ठीक है, और ये यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई बेसिसिटी, तो इसका मतलब ये कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, और ऐसे ही MnO2 ये दोनों के बीच का है, तो ये किस नेचर का होगा? एम्फोटेरिक, मतलब उभयधर्मी नेचर का होगा। कि ये कुछ इसमें एसिड की प्रॉपर्टी भी मिलेंगी और कुछ इसमें बेस की प्रॉपर्टी भी मिलेंगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि MnO, MnO2, MnO3 कि ये एसिडिक है या बेस है या फिर ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसको किस तरीके से सोल्व करोगे? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा कि MnO, MnO2, MnO3, यहाँ पर हमने मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। ऑक्सीडेशन स्टेट
स्टेट को हमने किससे रिलेट किया, आयनिक करैक्टर से, आयनिक गुणों से रिलेट किया। आयनिक गुण हमें पता है कि ऑक्सीकरण अवस्था के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम जब इधर जा रहे हैं तो यहाँ मैग्नीज की +2 थी, यहाँ मैग्नीज की +4 है और यहाँ मैग्नीज की +6 है। तो इधर गए तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है तो इसका मतलब जो आयनिक करैक्टर है वो क्या होगा, घटेगा। आयनिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक करैक्टर, इसका मतलब जो क्षारीय गुण होंगे वो भी क्या होंगे, घटेंगे। तो क्षारीय गुण घटेंगे तो जो MnO3 है वो किस प्रकार का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और MnO2 दोनों के बीच का है, तो मतलब इसमें कुछ अम्लीय गुण भी पाएंगे और कुछ इसके अंदर क्षारीय गुण भी होते हैं, ठीक है। और जो MnO होगा वो किस तरीके का होगा, बेसिक होगा। इसी तरीके से देखो इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दूसरा वाला है, ये देखो ये रहा कि CrO क्षारीय, Cr2O3 उभयधर्मी और CrO3 अम्लीय होता है। देखो CrO, Cr2O3, CrO3, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पर क्रोमियम की कितनी होगी, X, एक ऑक्सीजन पे -2 इज इक्वल टू 0, तो X कितनी आ गई, +2। यहाँ क्रोमियम की कितनी है, +2 है। Cr2O3 की देखो 2 क्रोमियम है, तो 2X - 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2 तो 3 पे कितना होगा, -6, तो 2X इज इक्वल टू 6 और X इज इक्वल टू 6/2 कितना आ गया, 3, ठीक है। यहाँ देखो एक क्रोमियम है X मान लिया, तो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो 3 पे कितना होगा, -6 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू 6। तो यहाँ क्रोमियम की कितनी है, +2 है, यहाँ क्रोमियम की कितनी है, +3 है, और यहाँ क्रोमियम की कितनी है, +6 है। सेम से वही फंडा लगा दो कि इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। ऑक्सीकरण अवस्था अगर बढ़ेगी तो आयनिक करैक्टर क्या होगा, घटेगा। आयनिक करैक्टर अगर घटेगा तो इसका जो बेसिक करैक्टर होगा, जो क्षारीय गुण होगा वो भी क्या होंगे, घटेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, बेसिक, और ये कैसा है, एम्फोटेरिक, और ये कैसा है, एसिडिक। मतलब ये तो अम्लीय प्रकृति का है और ये कैसा है, उभयधर्मी है, और ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। कर लोगे रिलेट इस तरीके से, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख के अपने आप आ जाना, मैंने समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, आपका, देखो कि एक संक्रमण धातु दी हुई होंगी। देखो इस तरीके से कि ये दिया हुआ है आपको CO, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और इस एक क्वेश्चन से ही मैं सारे क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगी, आगे जो भी चलते जाएंगे। कि CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव इस डायमैग्नेटिक, ये तो कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, किंतु COF6 3 नेगेटिव कैसा है, अनुचुंबकीय। इसको समझाइए। तो कैसे समझाओगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करोगे आप? तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारे पास है CONH3 का होल 6 और इसके बाहर कितना चार्ज है, 3+, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपके पास COF6 और इसके बाहर कितना चार्ज है, 3 नेगेटिव। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ तक? अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पर अगर लिगेंड कैसा हो, उदासीन हो, लिगेंड कैसा हो, उदासीन हो, तो इसके बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला चार्ज ही धातु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। क्लियर है? अब उसके बाद यहाँ देखो जो NH3 है ये कैसा है, उदासीन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब जो कोबाल्ट है वो हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर लिगेंड कैसा है, नेगेटिव है। लिगेंड क्योंकि A फ्लोरीन है और फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई भी लिगेंड हमारे पास नेगेटिव है तो हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह देंगे कि इसके ऊपर 3 नेगेटिव है तो इसका मतलब 3 नेगेटिव ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसकी, कोबाल्ट की। ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कोबाल्ट की हमें निकालनी है। मैंने मान ली X, एक फ्लोरीन पे कितना होता है, -1, तो 6 फ्लोरीन पे कितना होगा, -6। और जो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चार्ज होता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, बराबर की साइड में, ठीक है।
उधर ले जाओ इसको -6 को, तो कितना हो गया +6 का हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई +3। इसका मतलब यहाँ पर भी जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों की बराबर है, इसमें कोई दो राया नहीं है। अब उसके बाद आप क्या करोगे कि लिगैंड को देखोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कि लिगैंड कैसा है। लिगैंड या तो कैसा मिलेगा, वीक लिगैंड, दुर्बल, कैसा मिलेगा दुर्बल, या फिर कैसा मिलेगा प्रबल। ठीक है, ये वीडियो मैंने आपको सेंड भी करी थी कि अगर प्रबल लिगैंड है तो प्रबल लिगैंड है तो अगर हम इसकी पेयरिंग करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो नीचे ही क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। और अगर वीक लिगैंड है तो हम ऊपर इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। चलो देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दो लिगैंड्स होंगे, या तो दुर्बल या फिर कैसे होंगे, प्रबल होंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो दुर्बल लिगैंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दो ही मिलेंगे आपको, एक तो H2O और एक NH3। ये तो कैसे होंगे, दुर्बल लिगैंड। बाकी के आपको मिलेंगे, फ्लोरीन मिलेगा, CN मिलेगा, ठीक है, कार्बोनिल मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, आपको प्रबल लिगैंड होंगे। क्लियर है। बस ये एग्जाम्पल याद रख लेना कि जो आपके उदासीन लिगैंड होंगे ना वो तो कैसे होंगे, दुर्बल लिगैंड होंगे, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसे होंगे, प्रबल लिगैंड होंगे। छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ये याद रख लेना। अब उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दुर्बल हैं और ये कैसे हैं, प्रबल हैं। अब हमने पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बात करी कि दोनों की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली कि जब अगर लिगैंड उदासीन हो तो कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला चार्ज ही धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। हम किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे। अब दोनों में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, लेकिन एक में कैसा है, दुर्बल लिगैंड है और एक में कैसा है, प्रबल लिगैंड है। तो NH3 वाले में कैसा है, ये लिगैंड कैसा है, वीक, दुर्बल, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग, मतलब प्रबल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर दोनों की ज्यामिति देखेंगे। यहाँ भी 6 लिगैंड से सराउंडेड है और यहाँ भी 6 लिगैंड से सराउंडेड है, मतलब 6 लिगैंड है। कोई दो राया नहीं है कि अगर 6 लिगैंड है तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। कैसी ज्यामिति होगी इसकी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है, अब अष्टफलकीय में जब मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब अष्टफलकीय की अगर मैं बात करती हूँ तो अष्टफलकीय में कुछ इस तरीके से होता है कि 2 की एनर्जी तो ज़्यादा होती है और 3 की एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये मैंने केस लिया है किसका, स्प्लिटिंग का। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है किसमें, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। ठीक है, अब इसके अंदर इनका देखो डिफरेंस, ये तो किसके केस में है, वीक लिगैंड के केस में, दुर्बल के केस में, और ये किसके केस में है, प्रबल के केस में। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो दुर्बल के केस में तो डेल ओ की वैल्यू कम होती है और प्रबल के केस में डेल ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि एक तो दुर्बल का केस है हमारे पास और दूसरा किसका है, प्रबल का। ज्योमेट्री दोनों की ऑक्टाहेड्रल ही है, तो ऑक्टाहेड्रल में इस तरीके से लिगैंड स्प्लिट होते हैं, ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं। dx² - y² और dz² की एनर्जी की ऊर्जा तो ज़्यादा होती है, लेकिन dxy, dyz और dzx की ऊर्जा कम होती है। ऐसा ही इसमें है, सिर्फ डिफरेंस इतना मिलेगा कि जो दुर्बल लिगैंड का अगर केस होगा तो वहाँ पर डेल की वैल्यू कम मिलेगी, लेकिन अगर प्रबल लिगैंड का केस होगा तो वहाँ पर डेल ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये तो हमने कौन से का केस लिया है, CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, और ये किसका केस लिया है, COF6 3 नेगेटिव का केस। ठीक है, अब हमें पता है कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट का कितना होता है, 27। तो अगर मैं सिंपल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो 18 बचेंगे कितने, 9। तो 9 अगर बचेंगे तो 4s में कितने गए, 2, और 3d में कितने आ गए, 7।
ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमें चाहिए किसका, कोबाल्ट 3 का, क्योंकि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास दोनों के केसेस में। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 तो यहाँ से और 1 यहाँ से। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया वो क्या बच गया हमारे पास, 3d6। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। वीक लिगैंड के केस में 1 2 3, यहाँ तक तो दोनों में ही सेम होगा, 1 2 3, चाहे वीक हो और चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तीनों में एनर्जी कम है तो हमने फिल कर दिए। अब बात आती है चौथे इलेक्ट्रॉन की। तो देखो इनका गैप तो थोड़ा सा है, तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेता है कि वो कहाँ पर चला जाए, ऊपर चला जाए। लेकिन इनके बीच का एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, इनके इलेक्ट्रॉन का गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अगर गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी नहीं ले पाता कि वो कहाँ पर चला जाए, ऊपर चला जाए। ठीक है, तो 1 2 3, चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, पांचवा भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ भी फिल हो गए, यहाँ भी फिल गए, तो छठा कहाँ पे आएगा, वापस नीचे आएगा। लेकिन इसके केस में कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं करेगा कि वो कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। तो चौथा कहाँ आएगा, नीचे, पांचवा कहाँ आएगा, नीचे, छठा कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, ये होगा किसके केस में, परबल के केस में। अब देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन, यहाँ तक तो हमें करके दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर लिया। अब क्या पूछता है पहला क्वेश्चन कि या तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, या कैसा होगा, डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। ये मैंने आपको बता रखा है कि अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कब होगा, जब उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय। तो कहाँ पर हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं, तो ये तो कैसा होगा, पैरा, और ये कैसा होगा, डाया। क्लियर है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, देखो भाई ये उल्टा लिख रखा है, इसको सीधा कर लेना। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसका, ये बनेगा सिर्फ कलर पे, कि कोई तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कलर होंगे और कुछ जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। तो कलर कौन से होंगे, देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर हमारे पास जगह बची हुई है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, कि ये अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे तो वो इजीली यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल थोड़ा सा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर लोअर एनर्जी, कम ऊर्जा स्तर से उच्चतर ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चले गए, और कम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का जाना, उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जाना ही क्या कहलाता है, डी संक्रमण कहलाता है। ठीक है, और डी संक्रमण जहाँ पर होगा, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वो यौगिक कैसा होगा, कलर्ड होगा, रंगीन होगा। और जहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी, डी संक्रमण अगर नहीं होगा, तो डी संक्रमण अगर नहीं है, तो डी संक्रमण नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, रंगहीन होगा। क्लियर है। अब उसके बाद ये दोनों को इसी तरीके से मिलेंगे, तो आप बता देना है। एक डिपेंड करता है कि जैसे जो कलर्ड या फिर कलरलेस, कि किसी का कलर तो कैसा आएगा, डार्क होगा, मतलब कि थोड़ा गहरा होगा, और किसी का कलर कैसा होगा, लाइट होगा, मतलब कि थोड़ा हल्का होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है, तो उसका जो कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, गहरा मिलेगा। और अगर जहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उसका जो कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, थोड़ा हल्का मिलेगा। जैसे किसी में 2 मिल गए, किसी में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हैं तो उसका कलर थोड़ा गहरा मिलेगा, और 2 हैं तो उसका कलर थोड़ा हल्का मिलेगा।
क्लियर है ये पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सारा क्लियर करवा दिया है। बस इससे बाहर आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है तो मेरे से कंफर्म कर लेना। फिर उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, संक्रमण धातु में उच्चतम घनत्व किसका होता है, मैंने ये बता दिया था कि मैग्नीज का। उसके बाद घनत्व होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन है वो एटम का ही पार्ट बन जाते हैं। कौन सा डी ब्लॉक तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, मरकरी है। Cu+ से Cu+2 क्यों अधिक स्थायी होता है। अब देखो इसके अंदर होना तो कौन चाहिए, ये क्वेश्चन भी क्लियर करवा देती हूँ मैं। कौन सा क्वेश्चन है, 6th, ठीक है। तो Cu+ और दूसरा है Cu+2। Cu+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है 3D10, और Cu+2 का लिखते हैं तो क्या आता है 3D9। होना तो क्या चाहिए कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल हैं, जो पूरित भरे हुए कक्षक हैं, वो अधिक स्थायी, लेकिन ये कम स्थायी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Cu+2 जो आयन होते हैं ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं कि आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है। आवेश घनत्व अधिक होता है। आवेश घनत्व अधिक होने के कारण ये बहुत अधिक यौगिक बना सकता है। ये तो क्लियर है ही आपको पॉइंट, ये फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ के आए हो कि जिसका साइज छोटा उसके ऊपर आवेश घनत्व उतना ही ज़्यादा, और जिसके ऊपर आवेश घनत्व जितना ज़्यादा होगा मतलब वो अपने विपरीत आयनों को उतनी ही जल्दी आकर्षित करेगा, तो वो उतने ही ज़्यादा यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो आवेश घनत्व अधिक होता है, और इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, जो जलयोजन ऊर्जा होती है, उसकी वैल्यू, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होती है। और अगर जलयोजन ऊर्जा की वैल्यू, जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक नेगेटिव में है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी को उत्सर्जित करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा इसका मतलब वो उतना ही जल्दी कॉम्प्लेक्स में, उतना ही जल्दी वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स बना सकता है। मतलब वाटर के साथ वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और अगर जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसकी वजह से जो ये Cu+2 होता है वो अधिक स्थायी होता है एज़ कम्पेयर टू Cu+, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसमें क्या लिखोगे कि Cu+2 आयन के ऊपर आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है और इसका आकार बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकता है, जबकि इसके लिए जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक ऋणात्मक होता है और ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है, और जितना ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उतनी ही जल्दी ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैचमेंट, वाटर मॉलिक्यूल के साथ यौगिक बना सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो Cu+2 होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, किसकी तुलना में, Cu+ की तुलना में। क्लियर है। तो इसके बाद मेरे हिसाब से कोई जो क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं कि जिसकी थोड़ा सा कि जिसका अगर आपको ना पता चले तो वो मेरे से पूछ भी लेना, ठीक है। वैसे फटाफट से कल की वीडियो में मैं इसको और करवाऊँगी।